हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए लाया हूं लेक्चर नंबर 18 जिसमें मैं रोल ऑफ आरबीआई का पार्ट नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आरबीआई क्या था, आरबीआई की हिस्ट्री, कैसे ओरिजिन हुआ, उसका लोगो, सब कुछ हमने देखा था। अगर आपने अभी तक आरबीआई का पहला लेक्चर नहीं देखा है, आप उसका पार्ट 1 जल्दी से जल्दी आप वो देखिए एंड आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे और बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। तो ये आपके लिए रिवीजन सीरीज भी हो सकती है। तो जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स का, ठीक है, उनके लिए रिवीजन सीरीज हो सकती है। बहुत सारी चीज है जो आपको रिवाइज भी होंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए एडिशनल भी होंगी, जो आपके लिए नई भी होंगी। एंड तो आज देखिए बेटा, मैंने आपसे बोला था, पहले ही प्रॉमिस किया था कि सबसे पहले हम आरबीआई को पढ़ेंगे एंड आरबीआई के बाद में मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, क्योंकि ये इसी के साथ आता है, देन फिस्कल पॉलिसी। ये फिलहाल हमारा टारगेट रहेगा इन 3 टॉपिक्स पे। पढ़ना तो सारा इकोनॉमिक्स है, लेकिन मैं बता रहा हूं जो सीक्वेंस हम फिलहाल कुछ दिनों के लिए अपना रहे हैं उसमें सबसे पहला हम आरबीआई को पढ़ेंगे, सेकेंड हम मॉनेटरी पॉलिसी, इसी के साथ आएगा आरबीआई के साथ ही, एंड देन फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 2 है आरबीआई का। अगर आपने अभी तक आरबीआई का पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं आपको बोलता हूं कि जल्दी से जल्दी आप पार्ट नंबर 1 देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे बताना चाहता हूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप लिखो। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। सो यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं जिसको मैं चाहता हूं कि आप अगर लिखना चाहते हो तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, जो करेंसी होती है, मैंने आपको बताया करेंसी इशू करना, करेंसी को छापना किसका काम होता है? करेंसी का इशू करना होता है काम आरबीआई का, है ना। करेंसी कौन? लेकिन नोट्स वाले करेंसी। जो आपके पास करेंसी होती है वो कौन, करेंसी नोट्स जो होते हैं वो कौन छापता है? वो छापता है आपका आरबीआई। मगर वहां पे सवाल, अच्छा, अब अगर सवाल वहां पे पूछा गया अंडर विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट डज द आरबीआई पब्लिशेस करेंसी नोट्स, आपको बताना है अंडर सेक्शन 22। तो अंडर सेक्शन 22 ऑफ द आरबीआई एक्ट। यहां तक समझ आ गया पहला पॉइंट। अब लेकिन वो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग नोट्स, नोट्स देकर होंगे, लेट सपोज ₹1 नोट होगा, ₹10 का नोट होगा, ₹100 का नोट होगा एंड ₹50 का नोट होगा, लेट सपोज। विच या कुछ भी हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इश्यूड बाय आरबीआई। तो हमेशा याद रखना सारे नोट्स इशू करता है आरबीआई, नोट्स, ठीक है, जो पेपर की फॉर्म में होते हैं। मगर जो ₹1 का नोट होता है ये आरबीआई नहीं बनाता है, ठीक है, याद रखना इस एक्सेप्शन को। आरबीआई ₹1 का नोट नहीं बनाता, ठीक। अब जो कॉइन्स वाइन्स होती है ना, जो डिपार्टमेंट जो जिसके जिम्मे पे पब्लिश करना होता है कि कॉइन्स को बनाए, वही आपका दूसरा पॉइंट लिखो। आपके जो कॉइन्स होते हैं और आपका ₹1 नोट जो होता है, ठीक है, ये आपका बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये किसका काम है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो ये मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, तो मैंने आपके साथ शेयर किए। फिर पिछली बार पिछले लेक्चर में एक ने मुझसे, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, तो उसका भी मैं जवाब यहाँ पे देता, उसको मैंने वहाँ पे कमेंट भी किया था, लेकिन मैं सबके लिए चाहता हूँ कि सबको ये पता लगे कि आरबीआई जो होता है इसका अकाउंटिंग ईयर क्या है। देखो, क्वेश्चन में गलत नहीं करना, इसका अकाउंटिंग ईयर क्या है, उसमें बहुत सारों को कंफ्यूजन अभी भी है। देखो, आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर होता था वो होता था जुलाई टू जून। कहां से कहां? जुलाई से जून तक। मगर अब उसको क्या किया गया काम 2021 में, ठीक है, 2021 में, इसी साल उसको चेंज किया गया, इट हैज बीन चेंज्ड। इसको अब रखा गया अप्रैल टू मार्च। क्या रखा गया? अप्रैल टू मार्च। तो इसका मतलब हो गया, चूंकि हमारे पास ये एक नोट हो गया, चौथा नोट, कि भाई ये साल है, क्योंकि इसी साल में अकाउंटिंग ईयर को ट्रांजिशन मिली, ठीक है। जुलाई से जून पहले हुआ करता था 2020 तक, ठीक है, और अब क्या है? अप्रैल से मार्च। दैट मींस अप्रैल 2021 से, ठीक है, हमारा सेशन स्टार्ट हो गया।
मगर 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 ये जो अकाउंटिंग ईयर चेंज किया गया ना, ये जुलाई के बाद चेंज हो गया। ठीक है, ये कब हो गया चेंज? जुलाई के बाद हो गया चेंज। जुलाई में ही चेंज हो गया, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में। तो जुलाई में जब इसको चेंज किया गया, अब पहले जो थे अप्रैल मई जून, वो 3 महीने तो खत्म हो गए क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले वाले अकाउंटिंग ईयर के साथ आ गए। इसीलिए इस साल का जो अकाउंटिंग ईयर है वो जुलाई से लेके आपका आ जाएगा कहां तक? खाली आपका मार्च 2021 तक। तो पूछा जा सकता है 2021 का जो अकाउंटिंग ईयर है वो कितना टाइम तक है? 9 मंथ होगा, ऑप्शन 1 ईयर होगा, ठीक है, 8 मंथ होगा, 6 मंथ्स होगा, 3 मंथ्स होगा। आपको लिखना है 9 मंथ्स का ही है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजिशन हो गया। चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था आज हम आरबीआई के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि आरबीआई का कौन कौन सा फंक्शन है। ठीक है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। चलो, पहला इसका फंक्शन है आरबीआई का। भाई क्या? ये मॉनेटरी अथॉरिटी होती है। ठीक है, पैसा का काम जो भी होता है वो किसका काम है? आरबीआई का। दैट मीन्स इसका काम होता है कि भाई एक इकोनॉमी को डेवलप करने में, इंप्रूव करने में, स्टेबलाइज करने में कितना मनी जरूरत है, वो किसका काम है? मतलब चेक करना, आरबीआई का। फिर यही नहीं, ये अमाउंट तो देता है मनी का, मार्केट में प्रोवाइड करता है, मगर ये किस लिए करता है? ताकि ये देखो, इसके लिए पॉलिसी होती है जिसकी वजह से इसकी एक्सचेंज रेट्स को इंप्रूव करना होता है। इसको इक्विलिब्रियम लाना पड़ता है एक्सपेंसेस का, इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करने में हेल्प करनी होती है, इसको इन्फ्लेशन रेगुलेट करना होता है, इसको नजर रखनी होती है कहीं इन्फ्लेशन ज्यादा तो नहीं हुआ, कहीं डिफ्लेशन तो नहीं हुई, ठीक है, कहीं कम तो नहीं हुई इन्फ्लेशन, कहीं ज्यादा तो नहीं हुई इन्फ्लेशन। तो ये सारा काम कौन है? आरबीआई काम करता है। आरबीआई ही आपका इश्यूअर ऑफ करेंसी है। जो करेंसी छापता है वो कौन है? आरबीआई। लेकिन याद रखोगे, ये कौन सी करेंसी छापेगा? ये आपका वो वाली करेंसी जो नोट्स में है, और ₹1 का नोट नहीं छापेगा। ठीक है, उसके बाद आरबीआई का ही काम है कि अगर फेक मनी रेगुलेट हो रहा है उस पर एक्शंस लेना। ठीक है, देन आपके पास नेक्स्ट, मैंने आपको पिछली बार भी बोला, इस बार बता रहा हूं, और कि ये जो आरबीआई होता है, इट इज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, जिनको बोलते हैं जी सिक्योरिटीज। अब इन जी सिक्योरिटीज को सेल करना और सेल करना, ये आरबीआई ने अपने जिम्मे पर रखा होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट जो होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करना, उसको बाई करना, ठीक है, सेल करना, बाई करना, ठीक है, तो वो सारा काम कौन करता है? वो आरबीआई ही करता है। आप देखोगे आगे आगे जब हम पढ़ेंगे ना ओपन मार्केट सिक्योरिटीज, ठीक है, वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब इन मार्केट में इन्फ्लेशन आता है, जब मार्केट में डिफ्लेशन हो जाता है, तो उस वक्त जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है ना, उसमें एक ये भी होता है, यानी इसको ओपन मार्केट्स बोलते हैं, या मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम भी इसको बोलते हैं, मार्केट स्टेबलाइजिंग स्कीम्स। ठीक है, उनमें ओपन जो जी सिक्योरिटीज होती है, उनकी परचेज पर क्या दिया जाता है? तवज्जो दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें गवर्नमेंट की जो जी सिक्योरिटीज है वो कौन हैंडल करता है? वो सारी बैंक आरबीआई ही हैंडल करता है। उसके बाद बैंकर्स बैंक, देखो जैसे हम किसी बैंक में अपने पैसे रखते हैं, या हम देखो क्या है, हम है एज ए कंज्यूमर को कभी कभार पैसों की जरूरत होती है, उसको मनी चाहिए। तो जब उसको, देखो ये कंज्यूमर है सी, जब उसको मनी चाहिए ना, ये कहां से लेता है? ये मनी लेता है फ्रॉम बैंक। अब कंज्यूमर के पास सेविंग आ गई, ये कहां पे सेव करेगा? ये सेव वापस इसी बैंक पे करेगा। इसका मतलब बैंक क्या काम करता है? इसको एक तो इसको क्रेडिट भी देता है और डेबिट भी करता है, यानी दोनों, सेव भी इसको अमाउंट रहता है, और कभी कभार अगर इसको जरूरत भी अमाउंट आएगा तो ऐसे ही बैंक होता है। अगर मान लेते हैं एसबीआई की बात, यहां पे आरबीआई, देखिए क्या होता है, हर कोई बैंक जो होता है ना, कमर्शियल बैंक, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो कोई भी हो, जेके बैंक हो जाए, जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ जितने भी है,
उन सारों को कभी न कभार क्या पड़ता है, उनको लोन की जरूरत पड़ती है, तो आरबीआई उनको लोन देता है। बदले में उनको आरबीआई, जैसे हमको कुछ परसेंट पे लोन मिलता है, बदले में उनको आरबीआई बोलता है आपको कुछ परसेंट से मैं लोन दूंगा, ठीक है। तो वो परसेंट देते हैं, कौन सी परसेंट देते हैं, उसको बोलते हैं रीपो रेट। जिस रेट से आरबीआई एसबीआई को लोन देता है उस रेट को बोला जाता है रीपो रेट। फिर लेकिन जैसे देखो बेटा, यहां से अगर हम बैंक में पैसे मतलब उनको मांगेंगे, ठीक है, हमें पैसों की जरूरत है, ठीक है, हम लोन निकालेंगे, तो हमने जब लोन निकाला, बैंक से लोन निकाला, तो वो कुछ मॉर्गेज रखते हैं, कुछ लेट्स सपोज हमने हाउस को मॉर्गेज रखा, कुछ ना कुछ तो मांगते ना, ऐसे ही तो मनी नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो लेना है उनको। इसी तरीके से जब एसबीआई आरबीआई से क्या मांगेगा, पैसा मांगेगा, उनको जी सिक्योरिटीज देनी पड़ती है एज मॉर्गेज। आप समझ लीजिए, इसका मतलब आरबीआई तो देता है एसबीआई को पैसा, मगर इन अगेंस्ट जी सिक्योरिटीज और रीपो रेट भी मेंशन करता है। लेकिन देखो उसके बाद देखो आरबीआई बहुत खतरनाक है। एसबीआई के पास मान लीजिए अब आ गया अमाउंट, लेकिन आपको पता है ये घर के लिए भी अप्लाई, जैसा घर के लिए अप्लाई है ना, वैसे ही बाकी बैंक्स के लिए भी। आप घर में नहीं चाहते हो कि आप बहुत ज्यादा पैसा रखो, वाई, बिकॉज आपको पता है अगर आपने घर में ज्यादा पैसा रखे ना, आपको क्या हो जाएगा काम, आपको मतलब चोरी का खतरा है, आपको इनसिक्योरिटीज रह सकती है। तो हम बोलते हैं सेफ ऑप्शन है बैंक को भाई पैसा दो, बैंक को पैसा दो, उसमें सेव करो। इसी तरीके से जो सारे रीजनल बैंक्स है, आरआरबीज है वगैरह जो भी है, कमर्शियल बैंक्स है, शेड्यूल्ड बैंक्स है, उनको भी इनसिक्योरिटी रहती है कि वो नहीं चाहते हैं कि हम जरूरत से ज्यादा जो मनी है, यानी जो उनके पास सेविंग रिजर्व रहता है, उसको वो क्या करते हैं काम, उसको वो आरबीआई को देते हैं। आरबीआई को बोलते हैं आरबीआई भाई जरा हमारा पैसा आप सेव कर लो। लेकिन आरबीआई खतरनाक है, इसका मतलब आरबीआई के पास अब पैसा आ रहा है, अब आरबीआई तो भी इनसे इंटरेस्ट मांगेगा। वो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपका पैसा सेव करता हूं, मगर बदले में मैं आपको कुछ इंटरेस्ट लूंगा। आरबीआई ही इंटरेस्ट लेता है, उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रिवर्स रीपो रेट। और मैंने आपको बोला जो एग्रीमेंट्स इसमें होते हैं, रीपो रेट, जब एसबीआई को या किसी भी बैंक को जरूरत होता है पैसा, तो उस वक्त रीपो एग्रीमेंट बनाया जाता है। और जब एसबीआई को इसमें अब वापस से किसी भी बैंक को सेव करना है इसमें, उस वक्त रिवर्स रीपो एग्रीमेंट आता है। और इस फैसिलिटी को कि आरबीआई इनको पैसा दे और आरबीआई इनको इनके पैसों को सेव भी करे, बैंक्स के पैसों को, उस फैसिलिटी को मैंने पिछली बार भी बोला था, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। ठीक है, ये मैंने पिछली बार भी आपको बोला था, अभी और रिपीट हो रहा है। चलिए आगे अब समझते हैं मनी सप्लाई एंड रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये जो आपके पास बैंक होता है, ये जो आरबीआई होता है, ठीक है, ये क्या काम करता है, मुझे लगता है हमने कुछ ही पढ़ी। अच्छा यहां पे एक छूट गया, बैंक इट इज अ फाइनेंशियर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। देखो एक बैंक है बेटा, जब एक बैंक को बहुत सारी इमरजेंसी पड़ती है, तो इमरजेंसीज के वक्त वो क्या करता है काम, लेट्स सपोज उसकी पैसों की दिक्कत आ गई, लिक्विडिटी उसकी खत्म हो गई, जो कैश उसका था वो खत्म हो गया, अब उसमें क्या करेगा वो काम, बाकी बैंक्स से अप्रोच करेगा या जो भी इसके साथ सोर्स होंगे, मगर इसका सारे सोर्सेज फेल हो गए, अब कोई इसको पैसा नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, बिकॉज उनको पता है कि भाई ये बैंक जो है ना ये खत्म होने वाला है, हमारा पैसा डूब जाएगा। उस वक्त में आरबीआई उन बैंक्स का काम करता है। ठीक है, आरबीआई उन बैंक्स के लिए क्या करता है काम, उनकी लास्ट होप बनता है, उनको बोलता है कोई बात नहीं, अगर आप में क्राइसिस वाइसिस चल रही है कोई बात नहीं, हम आपको क्या देंगे, अमाउंट देंगे, मगर आपसे सिक्योरिटी छीनेंगे, जी सिक्योरिटीज के बदले में लेंगे, ऐसे ही नहीं देंगे। और ये भी उन बैंक्स को दिया जाता है जिनका शेड्यूल्ड बैंक्स बोलते हैं। बेटा शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं, आपको याद रखना है, शेड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो शेड्यूल नंबर 2 के जो आरबीआई एक्ट है ना, उसके शेड्यूल नंबर 2 में कुछ बैंक्स बनाए गए हैं, ऐड किए गए हैं। उन शेड्यूल 2 में जो बैंक्स है ना उनको बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, चलो अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका बोलता है, ये जो आपके पास आरबीआई होता है इसका काम होता है, इट इज अ बैंकर एंड डेट कंट्रोलर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट के क्रेडिट्स है ये उसको रिटेन करता है विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है। ठीक है, ये शॉर्ट में गवर्नमेंट के जो क्रेडिट्स होते हैं, उनके जो पब्लिक डेट्स होते हैं, लोन किसी ने लिया होता है, ठीक है, सारी जो चीजें होती है ना, वो सारा गवर्नमेंट का जो भी डेट कंट्रोल करना होता है वो सारा बैंक आरबीआई ही करता है।
आगे चलते हैं, बहुत सारे फंक्शंस है इस लेक्चर सीरीज में। आप देखोगे कि आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप लेक्चर पसंद आ रहा है आपको, अगर आपको मजा आ रहा है लेक्चर सुनने में, नीचे कमेंट भी करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स नीचे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लाइक करना ना भूले वीडियो को। आप वीडियो को देखते हो फिर लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो ये जरूरी है कि आपको लाइक तो करना ही है, ठीक है। चलिए, आपके पास नेक्स्ट जो है आपका 8th फंक्शन, दैट इज मनी सप। तो चलिए, आपका नेक्स्ट फंक्शन जो है आरबीआई का दूसरा फंक्शन आपको याद रखना है बेटा, मनी सप्लाई। मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि भाई आरबीआई जो है मार्केट में कितना मनी जाना चाहिए, कितना मनी नहीं जाना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? वो सारे का सारा आरबीआई ही डिसाइड करता है। उसके बगैर रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट, दैट मीन्स कि आपको जितनी भी क्रेडिट है, जो जरूरत है आपको, लेट सपोज किसी को क्रेडिट जरूरत है, पैसों की कोई नेसेसिटी है, वो सारा आरबीआई ही डिसाइड करता है कि भाई मार्केट में मैं कितना मनी सप्लाई करूं, कितना नहीं करूं, ठीक है। अब आरबीआई वो कैसे कैसे करता है, उसके लिए ओपन मार्केट्स एक्शंस है, क्रेडिट सीलिंग्स है, ठीक है। क्रेडिट सीलिंग मतलब मैं आपको अभी सारा समझा देता हूं, ठीक है। अब देखो पहले ओपन मार्केट, जैसे मैंने आपको अभी भी बोला कि भाई गवर्नमेंट के पास क्या होती है, जी सिक्योरिटीज, और उन जी सिक्योरिटीज को कौन बाई और सेल करता है? वो करता है आरबीआई, ठीक। अब कैसे मनी सप्लाई हो जाता है? जब आरबीआई को लगता है मार्केट में मनी अभी ज्यादा हो गया, जब अभी आरबीआई को लगता है मनी अभी ज्यादा हो गया, वो क्या काम करता है? वो बैंक्स को बोलता है कि भाई आप क्या करो, आप मुझसे जी सिक्योरिटीज लो। क्या लो? आप जी सिक्योरिटीज को बाई कर लो। तो जब बैंक्स जी सिक्योरिटीज को बाई करते हैं, बैंक्स को कुछ पैसा देना पड़ता है इन जी सिक्योरिटीज के लिए। तो बैंक्स कुछ पे करते हैं जी सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए। तो इसका मतलब वो जो पैसा है वो कहां चला जाता है? आरबीआई के पास। तो इसका मतलब बैंक ने अपना पैसा कुछ आरबीआई को दिया, दैट मीन्स अब मार्केट में थोड़ा कम हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा। अब कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए सप्लाई अभी कम है, अब उस वक्त क्या करता है काम? लेट्स सपोज कोई बैंक है, वो क्या करता है, आरबीआई उस बैंक की कोई भी बैंक नहीं जरूरी है, कोई जी सिक्योरिटी अगर है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी अगर किसी के पास है, आरबीआई बोलता है उसको चलो मैं ये खरीदता हूं, वो बाई करता है। जब आरबीआई खरीदता है, मान लीजिए उसने किसी बैंक से खरीदा था, जब आरबीआई ने जी सिक्योरिटीज को बाई किया, अब आरबीआई उसके बदले में बैंक को पैसा देता है, और जब बैंक के पास पैसा आता है तो सप्लाई इंक्रीज होता है इन द मार्केट। इस वजह से इन दिस वे आपका जो सप्लाई है मनी का वो कंट्रोल होता है मार्केट में। अब देखिए दूसरा चीज, मैंने आपको यहां पे बोला ये क्रेडिट सीलिंग्स करता है। क्या मतलब? आरबीआई जो है ये अब अगर इसको लेट अस सपोज मनी सप्लाई क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया, ठीक, मार्केट में ज्यादा मनी हो गया। अब ये क्या काम करेगा? ये जो सरकार है, सॉरी आरबीआई है, ये बैंक्स को तो लोन देता है, मगर ये उसमें सीलिंग डाल देगा। ये बोलेगा उसको लेट अस सपोज मैं आपको 5 लाख से ज्यादा लोन नहीं दूंगा, हालांकि उससे पहले 50 लाख भी लेता था कोई बैंक, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 5 ही लाख भी दूंगा। उसको बोलते हैं सीलिंग, मैक्सिमम लिमिट रखना। या जब उसको जब बैंक्स को मैक्सिमम लिमिट लगाया जाएगा लोन्स पर जो वो आरबीआई से लेते हैं, तो जो कंज्यूमर होते हैं हमको भी इंटरम कौन सीलिंग्स लगाएंगे? जो हमारे बैंक्स होते हैं। तो इन दिस वे जो एक्स्ट्रा मनी होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है। अगर कभी कभार क्या होता है तो क्रेडिट सीलिंग्स कब यूज होती है? जब आपके पास इन्फ्लेशन हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपके पास एक और चीज आपको याद रखना है, ये जो भाई आपके पास आरबीआई होता है, इट एक्ट्स एज अ गार्डियन ऑफ फोरेक्स। सर फोरेक्स क्या होता है? फोरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। यानी शॉर्ट में आपको इसको ऐसे समझ लेना है कि आपके पास ये जो आरबीआई है इंटरनेशनली, देखो इंटरनेशनली इंडिया को तो कोई रिप्रेजेंट करना चाहिए ना, यानी शॉर्ट में जो रेट्स है इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज के जो रेट्स है, मतलब आपको ऐसे समझना है ये इंडियन करेंसी है, ये फॉरेन करेंसी है, ठीक है।
अब इंडियन करेंसी का कभी वैल्यू लूज हो जाता है, कभी वैल्यू गेन होता है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू द यूएस डॉलर के साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब वो सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा भाई, हमारी वैल्यू कितनी बढ़ गई, कितनी कम हो गई, ठीक है, उन सारों चीजों को कंट्रोल करना, वो सारा काम है किसका, वो है आरबीआई का ही काम है। यानी ये एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया रुपीज वर्सेस ओवरसीज करेंसीज, यानी जो बाकी फॉरेन करेंसीज है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है उनको ये डील करता है। और ये भी करता है कि ये इंडिया को आईएमएफ में रिप्रेजेंट करता है, कौन, इंडिया को आईएमएफ में कौन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कौन रिप्रेजेंट करता है, आरबीआई ही करता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देन नेक्स्ट फंक्शन आपके आरबीआई का है कि ये इकोनॉमी को रेगुलेट करता है, ये चेक करता है क्या, जैसे मनी सप्लाई, मैंने आपको 1000 बार बोला, इसका काम है मनी सप्लाई देखना, क्या मनी सप्लाई कम तो नहीं हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें इसको देखना होता है। तो ये किसका काम होता है, ये भी आरबीआई का काम होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए अब यहां पे इसका देखो, अब ये क्या क्या काम करता है, ये सबसे बड़ा चीज जो है इन्फ्लेशन को देखता है। देखो अब मैं आपको यहां पे कुछ चीजें बता देता हूं, ये इन्फ्लेशन को कैसे कैसे देखो। एक तो मैंने आपको ऊपर बोला ओपन मार्केट स्कीम्स, ओपन मार्केट स्कीम्स याद है ना, यानी ओपन मार्केट में ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की हेल्प से, एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स में क्या आ जाता है, ये जी सिक्योरिटीज को बाय करता है और सेल करता है, जी सिक्योरिटीज को, है ना, कौन, आरबीआई। उसकी वजह से क्या है, इकोनॉमी कंट्रोल में आती है। लेकिन उसके बगैर भी जो आरबीआई होता है वो इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन, कभी कभार डिफ्लेशन होता है, कभी कभार इन्फ्लेशन होता है, तो इन सारों को ये इकोनॉमी रेगुलेट करता है। कैसे, अगर लेट सपोज मैं आपको बताऊंगा कोई चीज जैसे रिपो, जिसको आपको मैं पहले समझाऊंगा, ये बैंक है कोई, ये आरबीआई है। देखो कभी कभार क्या होता है काम, इस बैंक को कभी कभार जरूरत होता है कुछ अमाउंट, ठीक है, इसको पैसे खत्म हो जाते हैं बैंक को। अब ये क्या करता है, ये आरबीआई से लोन मांगता है। लेकिन आरबीआई तो लोन मांगता है, ये बोलता है भाई चलो भाई मैं आपको लोन देता हूं, लेकिन मैं आपको कुछ इंटरेस्ट चढ़ाऊंगा, कुछ परसेंटेज आपको देना, इंटरेस्ट रेट जिसको बोलते हैं। उस इंटरेस्ट रेट को जो आरबीआई इसको मांगेगा उसको बोलते हैं रीपो रेट। क्या बोलते हैं, रीपो रेट। लेकिन मसला एक चीज है, जैसे आप समझ लीजिए आप कंज्यूमर हो, आप बैंक के पास जाते हो, आपको लोन लेना है, बैंक आपको लोन देता है, चलो ठीक बात है, वो तो आपको लोन देगा और परसेंट भी चढ़ाएगा, कुछ इंटरेस्ट परसेंट। लेकिन वो बोलेगा आपको कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा, लेट्स सपोज हमें हाउस रखना पड़ेगा मॉर्गेज, तो कुछ ना कुछ तो मॉर्गेज रखा। इसी तरीके से आरबीआई बैंक को लोन देता है मगर कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखता है और ये इससे जी सिक्योरिटीज लेता है, ठीक है। ये क्या लेता है इससे, तो इसका मतलब ये जी सिक्योरिटीज को इसको क्या बोलते हैं, लेता है एंड इसको लोन देता है एंड पर कुछ परसेंट चढ़ा देता है, बोलता है इसको आपको वापस देने पड़ेंगे विद सम परसेंटेज, तो विद सम इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रीपो रेट। अब कभी कभार क्या होता, अच्छा ये हो गया एक चीज रीपो रेट, दूसरा होता है रिवर्स रीपो रेट। क्या होता है रिवर्स रीपो रेट, देखो बेटा अब क्या है, देखो आपको पता है जितने भी आपके पास, देखो अगर हम घर की बात करेंगे, हमारी कंज्यूमर की बात करेंगे, अगर हम अपनी बात करेंगे बेटा, कंज्यूमर को क्या होता है काम, कंज्यूमर को चाहिए होता है कि भाई अगर हमारे पास पैसे कम हुए हम जाएंगे बैंक के पास लोन लेंगे, चलो समझ आ गया सर, लोन लिया। इसी तरीके से अगर बैंक के पास कम पैसे हुए तो वो कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास लोन लेगा और परसेंटेज जब तब जो होगी उसको क्या बोलते हैं, रीपो रेट। और तब जब इसको पैसे कम हुए किसी बैंक को, तब जो एग्रीमेंट बनाया जाता है ना उसको बोलते हैं रीपो एग्रीमेंट, पढ़ाया है मैंने पिछले लेक्चर में भी। अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे, लेट सपोज मैं कंज्यूमर हूं, अब मुझे क्या हो जाएगी, मुझे सेविंग हो जाएगी, मुझे घर में पैसा ज्यादा हो गया, अब मैं क्या कम करूंगा, मैं इनसिक्योर हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं इसको सेव कहां पे करूं, घर में तो सेफ नहीं है, मैं इसको बैंक में सेव करता हूं। अब इसी तरीके से जब बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे यानी रिजर्व पैसे आ जाते हैं, वो क्या करता है, वो बैंक आरबीआई में, आरबीआई को बोलता है आरबीआई मेरे पैसे कुछ है, जरा आप इसको सेव कर लो। आरबीआई बोलता है चलो ठीक है मैं आपको सेव करता हूं, लेकिन मैं आपको उसका भी इंटरेस्ट लूंगा, मैं उसके भी पैसे लूंगा सेव करने के। उस वक्त जो परसेंटेज या रेट होती है उसको बोलते हैं रिवर्स रिपो रेट।
ये आरबीआई बहुत खतरनाक होता है, ये तब भी उसको क्या करता है, पैसे मांगता है, बोलता है चलो ठीक है मैं उस रेट को बोलता हूं रिवर्स रिपो रेट। और इस प्रोसेस में जो एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं रिवर्स रिपो एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं, रिवर्स रिपो एग्रीमेंट बोला जाता है बेटा, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। चलो अब सर जी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, एक होता है उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, एल से मतलब लिक्विडिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। अगर आपको पूछा जाएगा इस फैसिलिटी के अंदर कौन कौन सा चीज आता है, एक तो आता है रिपो एग्रीमेंट, एक तो आता है रिवर्स रिपो एग्रीमेंट। यानी LAF ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आरबीआई बैंक्स को ये प्रोविजन देता है कि अगर उनके पास पैसे नहीं हो वो आरबीआई से मांग सकते हैं, या अगर वो पैसे सेव करना चाहते हैं बैंक आरबीआई के पास तो वो फैसिलिटी किस में दी गई है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। अब मैंने दो चीजों के बारे में बताया, ठीक है। आई होप आपने ये सारी चीजें लिख कर रखी होंगी, ठीक है। एक तो बताया मैंने रिपो रेट के बारे में, एक तो बताया मैंने रिवर्स रिपो रेट के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद क्या हम करते हैं काम, देखो उसके बाद आपको मैं बताऊंगा, अच्छा फिलहाल यही दो सुन लो, रिवर्स रिपो और रिपो। अब अगर मार्केट में इन दो रेट्स को कंट्रोल करने से भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। जैसे अगर रिवर्स रिपो रेट बढ़ा दिया गया, दैट मींस अब बैंक जब किसी को लोन, आरबीआई जब किसी को लोन देगा उसको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, जब उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो बैंक के पास पैसा अल्टीमेटली कम हो जाएगा, दैट मींस मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो गया। अब अगर इसको इन्फ्लेशन कम करना है ना, रिवर्स रिपो रेट भी ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब मार्केट में पैसा ज्यादा है दैट मींस सेविंग्स ज्यादा होगी बैंक्स की, वो क्या काम करेंगे, वो पैसा लाएंगे बैंक के पास, आरबीआई के पास, और वो आरबीआई उनको रिवर्स रिपो रेट ज्यादा देगा, सेव करने पर जो इंटरेस्ट आता है उसको बोलते हैं रिवर्स रिपो। एंड जब रिवर्स रिपो रेट बढ़ जाएगा तो वहां से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। और इसका उल्टा होगा डिफ्लेशन में, अगर आपको डिफ्लेशन है अभी मार्केट में पैसे कम है तो सरकार क्या करेगा, रिपो रेट कम करेगा, रिवर्स रिपो, सॉरी आरबीआई, सरकार नहीं, आरबीआई रिपो रेट भी कम कर देगा, रिवर्स रिपो रेट भी कम कर देगा। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। उसके बाद बता रहा है ये जो आपका आरबीआई है, जैसे मैंने आपको भी बोला, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मैनेज करता है। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है वो कहां से आती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज वो आती है फ्रॉम गवर्नमेंट ही, ठीक है, वो आती है फ्रॉम गवर्नमेंट ही, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज फ्रॉम गवर्नमेंट ही आती है। कैसे आती है वो मैं आगे लेक्चर में जब आप सुनोगे ना सारा, वो सारा आपको बता दूंगा। अब इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करना या बाई करना, ठीक है, सेल करना या बाई करना, वो किसका काम है, वो सारा आरबीआई का ही काम है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। इसके बाद आपके पास देखो बेटा, आपके पास जो आरबीआई है, एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी चीजें हुई है, ठीक है, जितना भी फाइनेंशियल डेटा है उसको एनालाइज करके आरबीआई का काम यह भी होता है कि वो उस डेटा को पब्लिश करे, ठीक है। उसके लिए आप अगर वेबसाइट पे चले जाओगे ना, वहां पे आता है आरबीआई का मंथली बुलेटिन, वो वीकली भी करते हैं इशू, और डेली बेसिस पे भी किया जाता है, और ईयरली बेसिस पे भी वो करते हैं। एंड उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है, जैसा कि मैंने इससे पहले ही आपको बोला कि भाई ये जो आरबीआई होता है ना, ये इंडिया को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब उसके बाद एक स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, ठीक है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। अब ये स्कीम कब लाई गई, आरबीआई ने कब लाई, ये इसने 1995 में लाई गई। सर इस स्कीम में क्या है वो बता दीजिए। इस स्कीम के तहत अगर कोई कंज्यूमर, कोई एक्यूजर है, वो कोई ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहता है, वो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन कर सकता है, एक पिटीशन फाइल कर सकता है आरबीआई के खिलाफ कि अगर उसने कोई चीज गलत आप उसको लगी होगी, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। चलिए अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अब सर आप बोलोगे सर ये क्या वापस से फंक्शंस आपने लाए, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी आपको मिलेंगी जो आपको हो सकता है आपको लगे कि सर ये रिपीट हो रहा है। नहीं, रिपीट नहीं हो रहा है, मैंने कोई चीज यहाँ पे, कोई किसी में कुछ एडिशनल पॉइंट है तो मैंने बस, आप जहां जहां मुझे देखोगे कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, अब आपको खाली उसी चीज को याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद नहीं रखना है, बस आपको एक चीज इसमें याद रखना है जो मैंने इससे पहले भी बोला कि आरबीआई एक्ट के तहत
किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन बोलता है कि भाई आरबीआई को करेंसी इशू करनी है, वो बोलता है सेक्शन नंबर 22। लेकिन उसको कौन सी करेंसी इशू करनी है, नोट्स। लेकिन कौन सा नोट है जो आरबीआई नहीं इशू करेगा, मैंने आपको पहले ही बोला, वो ₹1 नोट है। ₹1 का नोट जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है इशू, ठीक है। तो इसमें आपको कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं है, बाकी मैंने सारा आपको बता ही दिया। चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका, देखिए अब क्या है नेक्स्ट बोलता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पर, बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कंट्रोलर ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज वर्सेस डॉलर। यानी ये जो आपके पास आरबीआई है, एक रुपी का वैल्यू और डॉलर यानी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का काम कौन करता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल सारा होता है आरबीआई तक, ठीक है। एक रुपी का वैल्यू बढ़ाना, ठीक है, कितना बढ़ गया कितना घट गया डॉलर के हिसाब से, ठीक है। क्या हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसीज गेन हो रही है या हमें अपनी करेंसीज लूज हो रही है, क्या हमें करेंसी लूज हो रही है गेन हो रही है, ये सारा का सारा मामला कौन देखता है, आरबीआई ही ये देखता है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है आरबीआई का इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है कि ये बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एंटिटीज को प्रमोट करता है। सर किसको, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नबार्ड, आपने सुना होगा नबार्ड, ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। आईडीबीआई एग्रीकल्चरल लोन्स देता है, नबार्ड भी कुछ इसी तरीके से स्कीम्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, रूरल एरियाज में। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड आप ये देख सकते हैं नोट्स में आपको दूंगा, तो बस आपको ये याद रखना है। चलिए इसके बाद आपको ये भी रखना है याद कि ये जो आरबीआई होता है ना, जो कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी होती है या क्रेडिट पॉलिसी होती है, उसका खाली और खाली एक ही अथॉरिटी होती है जो हैंडल कर सकता है इस चीज को, वो है खाली आरबीआई। कोई ऐसा दूसरा डिपार्टमेंट नहीं है इंडिया में जो इसको मॉनेटरी पॉलिसी को या क्रेडिट पॉलिसी को हैंडल कर सके, ठीक है। वो काम किसका है, आरबीआई का ही है। इसके बाद आपको याद रखना है दूसरा स्टेटमेंट, आरबीआई जो है इट एक्ट्स एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। देखो क्या होता है, बैंक है कोई, इसके पास क्या हो गया, इसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, इसके पास सप्लाई ऑफ मनी कम हो गया, इसके पास कैश कम हो गया, ठीक है, इसके पास कैश क्या हो गया, कम। अब इसको क्या चाहिए, कैश चाहिए। अब जितने भी सोर्सेज इस बैंक के पास थे, इसने सारे सोर्सेज को ट्राई किया लेकिन कहीं से पैसा नहीं मिल गया। लेकिन क्यों नहीं मिल गया, क्योंकि देखो इसको लेट सपोज कोई दूसरा बैंक या कोई दूसरा तीसरा बंदा इसको पैसे दे देता, लेकिन वो देखते हैं कि अगर मैं इसको पैसा दूं ये तो अभी लॉस में है, हमारे पैसे तो लूज हो जाएंगे। तो ये वाला बैंक क्या करता है उस टाइम पे, इसको जब कोई नहीं देता है तब लोन वगैरह पैसे नहीं देता कोई, तो ये क्या करता है काम, ये आरबीआई को कांटेक्ट करता है, आरबीआई को बोलता है आरबीआई जी आप ही मेरी लास्ट होप हो, इसीलिए इसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, ये आप मेरी लास्ट होप हो, आप मुझे बचा दीजिए, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है काम, ये इस बैंक को बोलता है चलो ठीक है मैं आपको पैसे दे देता हूं, आरबीआई इसको पैसे दे देता है, मगर आरबीआई चालाक है, ये बोलता है इसको मैं आपको पैसे दूंगा लेकिन आपको अपनी जी सिक्योरिटीज मुझे देनी होंगी, ठीक है, आपको जी सिक्योरिटीज मेरे हवाले करने होंगे, मैं आपको लोन देता हूं। तो बैंक्स को ऐसे लोन मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या है आपका, अच्छा ये इंपॉर्टेंट आपको, अच्छा मैंने आपको इससे पहले ही बोला, दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई, एक तो बोला मैंने आपको रिपो रेट और मैंने आपको अभी बोला रिवर्स रिपो रेट। मैंने ये दोनों रेट से आपको बताया कि भाई इन दोनों रेट से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होती है, क्रेडिट फ्लो कैसे कंट्रोल होता है। मगर यही नहीं, आपके पास खाली दो रेट्स है जिससे आपका सरकार जो है वो चेंज मतलब कंट्रोल कर सकता है मॉनेटरी पॉलिसी में। ये उसके पास खाली फैक्टर्स नहीं होते हैं, खाली उसके पास ये टूल्स नहीं होते हैं कि वो रिवर्स रिपो रेट को इंक्रीज करे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, नहीं, कुछ इसके बगैर भी कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे मिसाल कैश रिजर्व रेशियो। देखो क्या होता है, जितना भी अमाउंट एक बैंक के पास होता है उसका कुछ परसेंट, उस जितना भी कैश एक बैंक के पास होता है उसका कुछ परसेंट उनको क्या करना होता है, आरबीआई में जरूरी वो डिपॉजिट करना होता है। तो वो परसेंट, ठीक है, वो कितना अमाउंट होगा जो उनको आरबीआई में डिपॉजिट करना होगा, रिजर्व रखना होगा, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो।
दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, SLR। SLR होता है इस कैश के अलावा एक और कैश, एक और आप समझ सकते हो एक और अमाउंट होता है जो बैंक को RBI के पास रिजर्व रखना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें कैश भी आ जाता है, गोल्ड भी आ जाता है, सिक्योरिटीज भी आ जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ जाती है। तो क्या RBI का ये रूल है, ठीक है, जो भी बैंक होता है उसको ये रूल होता है कि भाई कुछ हिस्सा उसको कैश का RBI के पास जमा करना है, और उसको क्या बोलते हैं, जितना वो कैश RBI के पास जमा करेगा, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। इसमें आता है उसके पास कैश कितना है, गोल्ड कितना है, जी सिक्योरिटी, इन सारों का कुछ परसेंट सरकार के पास, सॉरी RBI के पास रखा जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, लेट अस सपोज अभी मार्केट में इन्फ्लेशन है, आपको इन्फ्लेशन रिड्यूस करनी है, बताओ RBI क्या करेगा, RBI करता है CRR को हाइक। अब CRR जब हाइक हो जाएगा, इन्फ्लेशन हाई है ना, यहां से इन्फ्लेशन हाई होने का मतलब अभी मार्केट में मनी ज्यादा है। अब जब CRR हाई होगा और SLR भी हाई होगा, CRR जब हाई होगा ना, अब RBI बैंक को बोलेगा भाई आप मेरे पास अब ज्यादा पैसा रिजर्व रखो। तो इसका मतलब बैंक के पास अब पैसा कम हो जाएगा, RBI के पास पैसा ज्यादा आएगा, ठीक है। अब RBI के पास इंक्रीज हो जाएगा, बैंक के पास डिक्रीज हो जाएगा पैसे। इसी तरीके से जब SLR यानी कुछ पैसा आपको इसको और देना पड़ेगा, यहां से भी जब इसकी रेट इंक्रीज करेंगे, कैश, गोल्ड, सिक्योरिटीज को RBI को देने पड़ेंगे, तो बैंक के पास क्या हो जाएगा, सप्लाई कम मनी की। तो जब बैंक के पास सप्लाई कम हो जाएगी, अल्टीमेटली मार्केट में मनी कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन रिड्यूस हो सकती है। अगर कभी कभार डिफ्लेशन हुई, मार्केट में पैसे की कमी है, ठीक है, बाजार में कोई कुछ खरीद नहीं पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर क्या करता है RBI, बोलता है चलो मैं CRR को रिड्यूस करता हूं, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को भी रिड्यूस लेट सपोज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है काम, RBI अपना मनी जो है ना वो मार्केट में चला जाता है ना। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारे पास, ठीक है, देखते हैं। देखो अब यहां पे देखो, आप ये नहीं बोलना सर ये तो आपने और मेन फंक्शंस पढ़ाई, नहीं, देखो अब यहां पे कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, जो एडिशनल, मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। यहां पे आपको पॉइंट ये याद रखना है कि भाई एक कमिटी होती है, उसका नाम है मॉनिटरी MPC, दैट मीन्स मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी। ये मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो है ये 2016 में बनाई गई थी। अब इसका काम क्या था, इसका काम सिर्फ इतना था, और इसमें कितने मेंबर्स थे, इसमें 6 मेंबर्स थे। और ये किस तहत, देखो RBI का एक्ट था, RBI एक्ट को 2016 में अमेंड किया गया और वो बन गया अमेंडेड RBI एक्ट 1934। अब जब इसको अमेंड किया गया ना, उसमें एक सेक्शन लाया गया जिस सेक्शन में बताया गया कि भाई एक कमेटी होनी चाहिए, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, जो हमारी मॉनिटरी पॉलिसी है इंडिया की वो बनाए, ठीक है। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का बनाना कि भाई वो 6 मेंबर्स की होनी चाहिए। अगर पूछा गया RBI एक्ट, अमेंडेड RBI एक्ट के किस सेक्शन में मेंशन्ड है, आपको बताना है 45ZB के सेक्शन में वो इंक्लूडेड है। अब इसके बाद ये भी समझ लो, ये जो इसके कमेटी होती है MPC, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में रखना, ठीक है, उसको कंट्रोल में रखना, यानी इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करना। देखो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, वो हर 5 साल में 5 सालों में एक बार क्या करते हैं काम, वो कुछ इन्फ्लेशन टारगेट रखते हैं, बनाते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेट, और फिर 5 सालों तक वही इन्फ्लेशन टारगेट रखना होता है। जैसे मिसाल अगर मैं आपको बोलूंगा अभी जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो है 4% इन्फ्लेशन विद ±2% टॉलरेंस, यानी इसका मतलब होता है 2 से 6% की इन्फ्लेशन अलाउड है, ठीक है। इसी अराउंड आपका टारगेट होना चाहिए कि हमारी इन्फ्लेशन तो होनी चाहिए, डिफ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन होनी, लेकिन किस अराउंड 2% to 6%, यानी असल में 4%। फिर अलाउंस करते हैं कि भाई चलो अगर 4% से कम 2% भी हुए, 2% से 6%, ठीक है। तो ये कौन करता है, ये सरकार 5 सालों में एक बार बना देता है, 5 सालों के लिए एक ही टाइम पे, ठीक है। अब लेकिन ये कौन बनाता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ
कि भाई ये जो आपके पास आरबीआई होता है ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो इन्फ्लेशन टारगेट है ये तो फिर यही बनाना चाहिए। कई बार आरबीआई को जो है वो बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है, सजेशंस लेनी पड़ती है, कुछ डायरेक्शंस लेनी पड़ती है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब आरबीआई आपके पास इंडिपेंडेंट, ये आपके पास ऑटोनोमस बॉडी कंप्लीटली नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इन्फ्लेशन टारगेट, और इन्फ्लेशन टारगेट हम कैलकुलेट करते हैं सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को देखा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा इन्फ्लेशन टारगेट में किस इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है, आपको बताना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को देखा जाता है। अब मैं बता रहा था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके 6 मेंबर्स है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इसका जो चेयरमैन होता है वो गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है। जो आरबीआई का गवर्नर अभी है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ आरबीआई वो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनता है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और जो ये 6 मेंबर्स होते हैं, इन 6 मेंबर्स में 3 मेंबर होते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है जिसको आपको जरूरत है याद रखने की। करंट इन्फ्लेशन टारगेट इज पेग्ड एट 4% विद -2 + 2 टॉलरेंस, जो मैंने अभी बोला, टिल मार्च 31 2021। लेकिन ये तो मार्च 31 तक ही है, मगर आपको ये भी याद रखना है परसों 8, 9, 10 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट करते हैं और उसमें यही टारगेट वापस आता है। कौन सा? 4% विद -2 + 2 टॉलरेंस, दैट मीन्स 2% to 6%। ये पूछा जाता है, ये जो है ना इन्फ्लेशन टारगेट, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप दिमाग में रख लीजिए। चलिए उसके बाद हमें नीचे कुछ नहीं पढ़ना है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे डेवलपमेंटल रोल पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो ये भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, चलो जितना मैं बोलता हूं यहां पे ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो आपको याद है ना, हमारे पास कुछ टाइम पहले, बहुत सालों पहले, अगर हमारे पास बैंक में पैसे नहीं होते थे हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में, तो वो अकाउंट ही बंद हो जाता था, है ना। लेकिन फिर आरबीआई ने एक अकाउंट बनाया, उसने बोला नहीं भाई चलो कोई बात नहीं, जिनके पास पैसा नहीं है ना, जो लो पुअर पीपल है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, ठीक है, देहातों में रहते हैं, ट्राइब्स वाले लोग हैं, शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं, उनके लिए तो उन पे पैसा ज़्यादा नहीं होता है। जो पुअर पीपल है, अगर उनके पास पैसा कुछ भी नहीं हो, नो बैलेंस, या उनके पास मिनिमम बैलेंस हो, कुछ छोटा रकम है उनके पास, अगर वो बैंक में वो डिपॉजिट करते हैं ना, तो भी उनका वो अकाउंट चल सकता है। तो उनको एनकरेज किया गया कि भाई आप बैंक अकाउंट्स खुलाओ ताकि आप बैंकिंग में पार्टिसिपेट कर सको। तो उस अकाउंट का नाम है नो फ्रिल्स अकाउंट। क्या नाम है उसका? नो फ्रिल्स अकाउंट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि भाई आरबीआई कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको डायरेक्शंस देती रहती है। अब बताना है आपको आरबीआई के किस एक्ट में, आरबीआई एक्ट के किस सेक्शन में लिखा गया है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस दे सकता है आरबीआई को। वो लिखा गया है सेक्शन 7। ठीक है, वो किस सेक्शन में लिखा गया है? सेक्शन नंबर 7 में लिखा गया है कि भाई आरबीआई को आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शंस दे सकता है जब जरूरत पड़ सकती है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट टर्म बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप याद रखोगे। चलिए, तो यहां पे मैं एक चीज लिखूंगा, चलिए यहां पे लिखते हैं, उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। देखो बेटा इसका मतलब क्या है? देखो कभी कभार क्या होता है, देखो सरकार जो है, गवर्नमेंट, ये बजट बनाता है। बजट में क्या होता है काम, उसमें लिखा होता है आपको कितना खर्चा करना है। लेट्स सपोज बजट जब इंप्लीमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट का कुछ खर्चा आ जाता है ना, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है कुछ। अब लेकिन सरकार के पास पैसे होते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। सरकार के पास कितना पैसा है? गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब कभी कभार क्या होता है, जितना खर्चा होना है, खर्चा ज्यादा होता है जितना सरकार के पास रेवेन्यू होता है। ठीक है,
सरकार के पास एक्सपेंडिचर खर्चा ज्यादा होता है मगर रेवेन्यू कम होता है, पैसे कम होते हैं, उस टाइम पे सरकार को पैसों की जरूरत पड़ती है। अब उस वक्त पे क्या करता है, सरकार आरबीआई को बोलता है, आरबीआई चलो मुझे पैसा दो। ठीक है, तो आरबीआई किसको पैसे देता है, आरबीआई गवर्नमेंट को पैसे देता है ताकि वो ये जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो ताकि उसका जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो बढ़ जाए। लेकिन आरबीआई बोलता है गवर्नमेंट को, मैं आपको ऐसे ही नहीं दूंगा पैसे, मैं ऐसे ही नहीं दूंगा। गवर्नमेंट के पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको बोलते हैं जी सिक्योरिटीज, जैसा कि आपने इस लेक्चर में कई बार सुना होगा। सर ये जी सिक्योरिटीज कहां से आती है, यहां से आती है। सुनो सुनो सुनो, कहां से आती है, यहां से आती है। गवर्नमेंट के पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो बहुत महंगी होती है, जी सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं ये, और कुछ चीजें होती है जिसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। क्या होती है, ट्रेजरी बिल्स। आरबीआई बोलता है गवर्नमेंट को, चलो ठीक है मैं समझ सकता हूं आपको भी प्रॉब्लम है, लेकिन 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 आपको मुझे जी सिक्योरिटीज देनी पड़ेंगी, आपको मुझे ट्रेजरी बिल्स देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब सरकार आरबीआई को ये चीजें देता है मगर उसको कैश आ जाता है। तो इसका मतलब सरकार का ये सारा मसला, प्रॉब्लम खत्म होता है। और मैंने आपको ऊपर भी बोला कि भाई ये जो, इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, जैसे हमको कोई चीज जरूरत होती है हम कहां जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, भाई हमें लोन दो। इसी तरीके से सरकार कहां जाता है, आरबीआई के पास। इसीलिए हमने बोला आरबीआई जो है ये सरकार के लिए भी एज अ बैंक काम करता है। ठीक है, और दूसरा भी मैंने इससे पहले बोला था कि ये क्यों सरकार का बैंक बनता है। इसका रीजन ये भी है कि सरकार के पास जी सिक्योरिटीज होती है, उन जी सिक्योरिटीज को बाई करता है ये और सेल भी करता है। ठीक, कौन करता है, आरबीआई। अब सर वो जी सिक्योरिटीज आरबीआई, अगर वो गवर्नमेंट की है तो आरबीआई के पास कैसे आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को कभी कभार पैसों की जरूरत होती है और वो आरबीआई को कांटेक्ट करता है, आरबीआई उनको देता है पैसे, लेकिन जी सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल्स लेता है और फिर आरबीआई जी सिक्योरिटीज को मार्केट में बैंक्स को खरीदता है और उसको उसके पैसे मिल जाते हैं अगर उसको इन्फ्लेशन करना होगा। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बोला, अगर आपने लेक्चर सुना होगा, मैंने आपको बोला कि भाई अगर आरबीआई, लेट्स सपोज अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन, सप्लाई ज्यादा है मनी का, आरबीआई क्या कर सकता है, वो बोलेगा भाई बैंक्स को बोलेगा आप हमारी जी सिक्योरिटीज को खरीद लो। जब वो बैंक्स जी सिक्योरिटीज को खरीद लेंगे तो बैंक्स को आरबीआई को कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, तो इसका मतलब बैंक्स के पास अब पैसा कम हो जाएगा, आरबीआई के पास पैसा बढ़ जाएगा, तो सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस हो गया, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। दैट मीन्स जी सिक्योरिटीज, यानी जी सिक्योरिटीज का मतलब होता है, इसको बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स। जिस स्कीम के तहत बैंक्स को बोला जाता है कि भाई आप हमारी स्कीम खरीदो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदो, बैंक्स को बोला जाता है। और बैंक्स को बोला जाता है कि चलो मैं आपसे सिक्योरिटी कोई सेल करूंगा, खरीदूंगा, ठीक है, आरबीआई बोलता है मैं खरीदूंगा। उन स्कीम्स को बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब इसको क्यों बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन, क्योंकि ये स्टेबलाइज करते हैं मार्केट को, मार्केट इकोनॉमी को स्टेबलाइज करते हैं। कैसे, अगर इन्फ्लेशन हुआ मार्केट में तो फिर सरकार क्या करता है, वो बैंक्स को बोलता है आप जी सिक्योरिटीज खरीद लो। इन टर्न वो क्या करते हैं, वो बैंक्स आरबीआई को पैसा देते हैं और मार्केट में पैसा कम हो जाता है। अब अगर कभी कभार क्या होता है, डिफ्लेशन, मार्केट में पैसा कम है, वो बोलेंगे बैंक्स को चलो मैं आपकी क्या करता हूं, मैं आपकी सिक्योरिटीज को बाय करता हूं। तो बैंक आरबीआई क्या करता है, बैंक्स की सिक्योरिटीज को बाय करता है और इंटर्न आरबीआई को बैंक्स को पैसा देता है। तो इसका मतलब जब बैंक्स के पास पैसा आएगा, इंटर्न ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मार्केट में पैसा इंक्रीज होगा एंड सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब डिफ्लेशन कम होगा। तो इसके बाद जो है हमारी पास अब है, इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हम इंशाल्लाह मैंने आपको बताया है इस लेक्चर में, हमने सारे फंक्शंस जो आरबीआई कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आप इंशाल्लाह देखो, ये जो लेक्चर है ना, मुझे दूसरी बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। और आप लाइक तो करते ही नहीं हो, लाइक तो कीजिए। अगर आप देख रहे हैं वीडियो, आप इसको लाइक कीजिए, जहां जहां कर सकते हैं शेयर इसको कीजिए। और आप इसको रिवीजन के तौर पे, अगर आपने पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स, मैं गारंटी देता हूं अगर आप इसको रिवीजन करेंगे आपको बहुत हेल्प हो सकती है। और जो हमारे क्वेश्चंस आए थे ना परसों, और याद रखो जब आप इसका रिवीजन करोगे, ऐसे मैं आपको हर एक वीडियो दूंगा, हर दिन आपको डेली वीडियो मिलेगा, डेली बेसिस पे। तो जो मेरा स्ट्रेटजी रहेगा, सबसे पहले आपका तो रोल ऑफ आरबीआई वो हमने खत्म कर दिया। इस रोल ऑफ आरबीआई में हमने पढ़ा कि आरबीआई क्या क्या काम करता है, फिर मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में, आपको पता है मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला।
फिर आपको ये भी पता है, एक तो होता है रोल ऑफ आरबीआई, फिर आपको पढ़ना है आरबीआई और इसकी मॉनेटरी पॉलिसी, वो हम कल से पढ़ेंगे। असल में यही है जो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी समझाना है ना, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अब उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, हो सकता है 2 वीडियोस में बनाऊं, ठीक है, 2 वीडियोस में मैं इंशाल्लाह मॉनेटरी पॉलिसी को कंप्लीट करूंगा एंड देन आपके पास आ जाएगी फिस्कल पॉलिसी। फिलहाल के लिए मेरे पास जो टारगेट है इन 3 को कंप्लीट करने का। किसको? रोल ऑफ आरबीआई कंप्लीट हो गया ऑलरेडी, एंड देन आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो आप फिलहाल अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी इकोनॉमिक्स, आप पढ़ लीजिए, आपके लिए आसान होगा। अगर आपने पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा, आप इस लेक्चर सीरीज को, रिवीजन सीरीज को देख लीजिए, आपको रिवाइज भी होगा। और आप जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप अपने जो नोट्स है सामने रखिए जो आपने पढ़ा है, और जो जो चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ी है उसको रिवाइज हो जाएगा आपको, और जो चीज़ एडिशनल आएगी वो आप एडिशनल पॉइंट्स लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ लेंगे, ठीक है। 2 वीडियोस मुझे लगता है बनाऊंगा मैं, इंशाल्लाह 2 वीडियोस में ख़त्म होगा, कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। फिर हमारा फिस्कल पॉलिसी थोड़ा बड़ा है, देखते हैं इसको भी, मुझे लगता है 3 लेक्चर्स हो सकते हैं इस पे, फिस्कल पॉलिसीज़ पे। तो क्योंकि इसमें फिस्कल पॉलिसी में आपका बजट आता है, इसमें टैक्सेशन आता है, ठीक है, बजट आता है, फिर टैक्सेशन कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती है किसमें? फिस्कल पॉलिसी में। तो आई होप आपने भी लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है फॉर व्हाट सो रीज़न, तो सो गिव इट अ लाइक। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।